रोशनी घर का सारा काम खत्म करने के बाद बाथरूम में नहा रही होती है। तभी दबे पाँव उसकी सास निर्मला उसके कमरे में आती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है और मेकअप के सामान को देखते हुए बोलती है, आज कौन सी वाली लिपस्टिक लगाऊं? बहू के पास तो बहुत सारा मेकअप है। ये वाली लगाऊं कि ये वाली? क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लिपस्टिक देखने के चक्कर में निर्मला के हाथ लगकर एक पाउडर का डब्बा नीचे गिर जाता है और शोर सुनकर बाथरूम में से रोशनी बोलती है, कौन है बाहर? माँ जी, आप है क्या? कौन है बाहर? अगर बहू को पता चला कि मैं हूँ तो उसे पता चल जाएगा कि मैं छुप छुप कर उसका मेकअप लगाती हूँ। एक काम करती हूँ, चुपके से निकल लेती हूँ यहाँ से। कोई बोल क्यों नहीं रहा? कौन है बाहर? देखो, जो भी है चुपचाप बता दो कौन हो। निर्मला कोई आवाज नहीं देती है और चुपचाप लिपस्टिक लगाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में जैसे ही रोशनी नहा करके बाहर आती है तो देखती है कि पाउडर का डब्बा नीचे गिरा हुआ है। तभी रोशनी वो डब्बा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखती है और बोलती है, बिना किसी के छुए तो ये डब्बा गिर नहीं सकता। मैंने कितनी आवाज दी, अगर माँ जी होती तो मुझे आवाज दे देती। लगता है शायद कोई बिल्ली घुस गई कमरे में और उसी ने गिरा दिया होगा। इतना कहकर रोशनी रेडी होने के लिए टेबल पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी एक लिपस्टिक पहले से ही खुली हुई है। ये देखकर रोशनी खुद से बोलती है, मैंने तो ये लिपस्टिक काफी दिनों से नहीं लगाई, फिर खुली कैसे है? कहीं कोई चोरी छुपे मेरे कमरे में आकर मेरा मेकअप तो नहीं लगाता है ना? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। लगता है जल्दबाजी में मुझसे ही खुली रह गई होगी। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। रोशनी रेडी होती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। रोशनी जब भी मार्केट जाती तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर ही घर आया करती, जिस वजह से उसके पास मेकअप का काफी कलेक्शन था। वही निर्मला बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। वो खुद तो अपने लिए मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीदती नहीं थी, लेकिन छुप छुप कर अपनी बहू का मेकअप लगाया करती थी। ऐसे ही एक बार रोशनी की दोस्त मेघा उससे मिलने आती है और उसे गिफ्ट देते हुए बोलती है, रोशनी, ये रहा तेरा बर्थडे गिफ्ट। मैं तेरे बर्थडे पर आ नहीं पाई थी ना, इसलिए अब लेके आई हूँ। इसमें क्या है? तू खोल कर देख ले, इसमें क्या है। ये फाउंडेशन तो मुझे कब से चाहिए था। थैंक यू सो मच मेघा, ये बहुत प्यारा है और मैं काफी टाइम से ऐसा ही लेना चाहती थी। मुझे पता था, और तुझे पता है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, पर जैसे ही स्टॉक में आया मैंने जल्दी से तेरे लिए ऑर्डर कर दिया। सच में यार, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। मैंने एक बार इसे यूज किया है। इसका कवरेज इतना अच्छा है ना, एक बार लगाओ तो शाम तक चेहरा एकदम ब्राइट दिखता है। हाँ, फुल कवरेज फाउंडेशन है ये, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए लिया है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुझे मेकअप प्रोडक्ट्स कितने अच्छे लगते हैं। रोशनी और मेघा ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर निर्मला आ जाती है और फाउंडेशन की शीशी को देखते हुए बोलती है, बहू, कोई नई मेकअप की चीज आई है क्या? दिखा तो, क्या है? जी मम्मी जी, मेघा लेकर आई है मेरे लिए। पूरे 2000 रुपयों का फाउंडेशन है। इसे लगाकर क्या होता है भला? जरा मुझे भी तो बता इसके बारे में। माँ जी, इसे लगाने के बाद कुछ भी लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस फाउंडेशन लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, मस्कारा लगाओ और बस हो गया आपका पूरा दिन का टचअप। इससे पहले कि बहू इसे लगा कर खत्म कर दे, इसको तो सबसे पहले मैं ही लगाऊंगी। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बहू, मैं तो बस यही सोच रही थी कि भला इतना महंगा क्रीम कौन लगाता है। निर्मला वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद मेघा भी चली जाती है और रोशनी फाउंडेशन को उठाकर अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है। पर मौका पाकर निर्मला उस फाउंडेशन की शीशी को अपने बहू के कमरे से चुराकर अपने पास रख लेती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और रोशनी काफी देर से अपना वही फाउंडेशन ढूंढ रही होती है। तभी अच्छे से तैयार हुई निर्मला रोशनी के पास आती है और बोलती है, बहू, अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? माँ जी, मेरा नया वाला फाउंडेशन नहीं मिल रहा। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। बहुत देर से मैं ढूंढ रही हूँ उसे, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। मैं तो तैयार भी हो गई, मेकअप भी कर लिया, और तू अभी तक फाउंडेशन ढूंढ रही है। माँ जी, आपने चेहरे पर क्या लगाया है? आपका चेहरा तो बहुत ज्यादा चमक रहा है। मैंने कुछ नहीं लगाया, ये तो मेरी नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, पर आप मेरी मदद कीजिए ना जरा ढूंढने में। अरे छोड़ ना बहू फाउंडेशन को, फेयर एंड लवली लगाकर तैयार हो जा और जल्दी से नीचे आ जा, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है हमें। निर्मला वहाँ से चली जाती है और बेचारी रोशनी जैसे तैसे तैयार होकर नीचे आ जाती है। पार्टी में सभी लोग निर्मला की और उसके मेकअप की खूब तारीफ करते हैं, पर रोशनी के दिमाग में अभी भी अपने खोए हुए फाउंडेशन को लेकर चिंता चल रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। अब आए दिन रोशनी के मेकअप प्रोडक्ट्स में से कोई ना कोई चीज गायब हो जाया करती थी, जिस वजह से रोशनी काफी हैरान थी और एक दिन वो खुद से बोलती है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स जा कहाँ रहे हैं। मैं तो अपने सारे प्रोडक्ट्स यहीं रखती हूँ। दाल में कुछ तो काला है, पता लगा ना होगा कि ये मेरे सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स गायब कहाँ हो रहे हैं।
रोशनी अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में जाती है, जहां वो देखती है कि निर्मला अपनी पड़ोसन सरला के साथ बैठकर बातचीत कर रही है और निर्मला हाथों में एक लिपस्टिक पकड़े हुए सरला को दिखाती है और बोलती है, ये देख, ये लिपस्टिक लगाती हूँ मैं, है ना कितनी बढ़िया। बढ़िया तो बहुत है, और ये तो एकदम क्रीम जैसी लग रही है। अरे सस्ते प्रोडक्ट थोड़ी ना लगाती हूँ मैं, बढ़िया चीजें लगाती हूँ। और दिखा, और क्या क्या है तेरे पास। ये देख, ये है सबसे बढ़िया फाउंडेशन। इसे लगाकर तो चेहरा एकदम चांद जैसा हो जाता है, और पूरे 2000 रुपए का है। थोड़ा सा दिखा तो मैं भी लगाकर देखूं कि आखिर ऐसा क्या है इस 2000 रुपए में। नहीं नहीं, ये मेरा है, बस मैं ही लगाती हूँ इसे। अगर तुझे लगाना है तो अपना मंगवा ले। क्या बात है निर्मला, तू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरे हाथ में क्रीम नहीं बल्कि कोई अमृत का घड़ा हो। ऐसा ही कुछ समझ ले, क्योंकि मेकअप का सामान महिलाओं के लिए अमृत के घड़े से कम नहीं होता। निर्मला एक के बाद एक काफी सारे मेकअप के प्रोडक्ट सरला को दिखाती है, और वो सारे प्रोडक्ट्स और किसी के नहीं बल्कि उसकी बहू के थे। दूर खड़ी हुई रोशनी ये सारी चीज देख रही होती है और वो खुद से बोलती है, अच्छा तो ये बात है, माँ जी छुप कर मेरा मेकअप लगाती है और फिर जो चीज उन्हें पसंद आती है उसे छुप कर अपनी पास रख लेती है। मैं भी कहूँ कि घर में से चीजें आखिर गायब कहाँ हो रही है। कोई बात नहीं माँ जी, अब देखिए कैसे मैं अपना उल्लू सीधा करती हूँ। कुछ देर में सरला वहाँ से चली जाती है और रोशनी भी अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही रोशनी बाजार से एक नई लिपस्टिक लेकर आती है और निर्मला को दिखाते हुए बोलती है, ये देखिए माँ जी, कितनी सुंदर लिपस्टिक है, इसे एक बार लगाओगे ना तो सारा दिन लगी रहती है। ये तो बहुत अच्छा है बहू, और रंग भी बहुत अच्छा है। हाँ माँ जी, तभी तो ली है। चलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अब रोशनी उस लिपस्टिक को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और निर्मला खुद से कहती है, भले ही इसे बहू लेकर आई हो, लेकिन इसे लगाऊंगी तो मैं ही, क्योंकि मेरे होठों पर खूब जचेगी ये लिपस्टिक। इसी तरह से एक दिन जब रोशनी घर पर नहीं होती तो निर्मला उसके कमरे में जाती है और आराम से शीशे के आगे बैठकर वही नई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाती है, जो कि रोशनी 2 दिन पहले ही बाजार से लेकर आई थी। पर उस लिपस्टिक को लगाते ही निर्मला के होठों पर जलन होने लगती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, मेरे होठों पर मिर्ची लग गई, कैसी लिपस्टिक है ये। अरे इससे मेरे होठ जल रहे हैं, मेरा मुंह भी जल रहा है, ये क्या हो गया। अरे बहू कहाँ है तू, हे भगवान मुझे बहुत जलन हो रही है। तभी वहाँ रोशनी आती है और एक टिश्यू पेपर निर्मला को देते हुए बोलती है, माँ जी साफ कर लीजिए, आपने जो लिपस्टिक लगाई है ना उसमें मिर्ची मिली हुई थी। मिर्ची वाली लिपस्टिक, तभी मैं कहूँ मेरे होठों में इतनी जलन क्यों हो रही है, मैं तो मर गई। मरी तो नहीं माँ जी, लेकिन पकड़ी जरूर गई है। क्या मतलब है तेरा बहू। यही कि आज आप चोरी करते हुए पकड़ी गई है, और आपकी चोरी ये है कि आप छुपकर मेरा मेकअप लगाती है। तू झूठ बोल रही है बहू, मैं क्यों तेरा मेकअप लगाऊंगी। अच्छा ये बात है, नहीं लगाती तो फिर ये सब कुछ क्या है। इतना कहकर रोशनी निर्मला के कमरे से बरामद किया हुआ अपना सारा मेकअप का सामान दिखाती है, और सारा सच सामने आने के बाद अब निर्मला कुछ नहीं छुपा पाती और बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैं खुद तो अपने लिए कुछ लेती नहीं थी, लेकिन तेरी चीजों को छुप छुप कर इस्तेमाल किया करती थी, और जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं बिना पूछे ही ले जाया करती थी। माँ जी अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप सीधे मुझसे कह देती, ऐसे गलत तरीके का इस्तेमाल तो ना करती ना। आप सोचिए मुझे कितना बुरा लगा होगा। सॉरी बहू सॉरी, अब से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, इस बार मैं आपको माफ कर रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपने सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स को ताला लगा कर रख दूंगी। और इस तरह निर्मला फिर कभी अपनी बहू के मेकअप प्रोडक्ट्स चोरी छुपे नहीं लगाती। योगिता ने अपने गिने चुने कुछ रिश्तेदारों को अपने पोते आदित्य के बर्थडे पर बुलाया हुआ था। खाने का इंतजाम भी सास बहू ने घर पर ही किया हुआ था। योगिता ने शाही पनीर बनाया हुआ था जो सभी को बहुत पसंद था। वहीं योगिता की बहू श्रेया ने करारे करारे उसके साथ पराठे बनाए हुए थे और सभी रौनक का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रौनक भी ऑफिस से घर आ जाता है। फिर सब लोग मिलकर आदित्य का बर्थडे मनाते हैं और योगिता के हाथ के शाही पनीर और श्रेया के हाथ के पराठे खाते हैं। भाभी कमाल के पराठे बनाती हैं आप, आज तक मुझे कभी ऐसे पराठे खाने को नहीं मिले। और मौसी के हाथ का शाही पनीर, वाह भगवान कसम, अगर मुझे मम्मी हमेशा के लिए यहाँ आने दे तो मैं यहीं आके रोज खाऊं। निकी और पुछ पुछ तुम आ जाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर हम दोनों ढेर सारी बातें किया करेंगे। बहू ये तो तुमने बिल्कुल इसके मन की बात कह दी, बातों के सिवाय आता ही क्या है इसे। बातें करो और खाना खाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर आ सकती हो, ये भी तो तुम्हारी मौसी का घर है और मौसी तो माँ जैसी होती है। ये हुई ना बात, मौसी मैं महीने में एक बार तो पक्का आ जाया करूंगी। फिर सब खाना खाकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। रौनक के परिवार में उसकी माँ योगिता, उसकी पत्नी श्रेया और उसका 6 साल का बेटा आदित्य था, जिसका उन्होंने आज जन्मदिन मनाया था। सारा परिवार खुश था।
छोटी सी फैमिली अपना गुजारा रौनक की सैलरी से अच्छे से कर रही थी। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जैसा कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते, वैसे ही एक दिन ऐसा आया जब रौनक बस से उतरकर घर की तरफ आ रहा था तो किसी बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मारी और वो कमर के बल डिवाइडर पर जा गिरा और उसके कमर में बहुत चोट आई। आसपास के कुछ लोग उसे वहाँ के हॉस्पिटल ले गए और उसके घर वालों को फोन किया। योगिता और श्रेया आदित्य के साथ हॉस्पिटल आती हैं। देखिए बहन जी, आपके बेटे की जान तो बच गई है, लेकिन उनके कमर के निचले हिस्से में बहुत गहरी चोट आई है और हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब ये चल नहीं पाएंगे। इसका इलाज केवल अमेरिका में है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप कुछ तो कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया में इसका इलाज ही ना हो। देखिए, जैसी सिचुएशन थी मैंने आपको बता दिया, पर जैसी कंडीशन इनकी है उस हिसाब से अगर आप इन्हें अमेरिका ले जाएंगे तो इलाज अच्छा होगा और जल्द ही अपने पैरों पर चलने लगेंगे। ये सब क्या हो गया मम्मी जी? हाय रे मेरा जवान बेटा, अपाहिज हो गया। लेकिन मैं ऐसे ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगी, मैं इसका इलाज कराऊंगी। फिर दोनों सास बहू गले लगकर रोने लगती हैं। आदित्य भी वहाँ पर खड़ा खड़ा रो रहा था। कुछ दिन बाद अस्पताल के चक्कर काटने के बाद वो लोग रौनक को घर ले आते हैं और वो व्हील चेयर पर आ जाता है। माँ, अब क्या होगा? घर कैसे चलेगा? मैंने अभी ऑफिस में बात की है, वो कह रहे हैं कि अब आपकी जरूरत नहीं है, आपके कुछ फंड्स बनते हैं वो ले जाइए। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये वक्त की मार है। हम अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा इलाज कराएंगे और देख लेना जल्दी ही तुम अपने पैरों पर चलने लगोगे। कैसी बात कर रही हो माँ? नौकरी चली गई है, थोड़े से पैसे मिलेंगे, उनमें कितने दिन गुजारा करेंगे? चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। मैं नौकरी कर लूंगी। अभी वो यही बातें कर ही रहे थे कि कुछ रिश्तेदार रौनक का पता लेने आ जाते हैं। मुझे तो जैसे ही पता चला कि रौनक का एक्सीडेंट हो गया है, सच कहती हूँ मेरा तो कलेजा बाहर को आ गया भाभी। होनी को कौन टाल सकता है? ये कहकर योगिता रोने लगती है, श्रेया के कंधे पर हाथ रखती है और रौनक की बुआ भाभी को गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद श्रेया ऑफिस जाकर सारे रिफंड्स ले आती है। एक दिन मम्मी, आज मेरी मैडम कह रही थी कि आपकी फीस नहीं आई है। जब तक फीस नहीं दोगे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। स्कूल वालों को अकल नहीं है, छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी बात कह दी। अरे फोन भी तो कर सकते थे घर पर। यही तो बुरे वक्त की पहचान होती है। इस समय कोई किसी को नहीं समझता, बस अपना काम निकलना चाहिए। तभी योगिता बाजार से आती है। वो थोड़ा सा पनीर लेकर आती है क्योंकि रौनक ने फरमाइश की थी शाही पनीर खाने की। योगिता शाही पनीर बनाती है और श्रेया गर्मा गर्म पराठे लेकर आती है कि तभी श्रेया अपनी सास से कहती है, मम्मी जी हम अपना काम करेंगे। बहू, अचानक ये रोटी बनाते बनाते क्या ख्याल आ गया? कैसा काम करने की सोच रही हो? मम्मी जी, आपको पता है ना, सभी रिश्तेदारों को आपके हाथ का शाही पनीर बहुत पसंद है और मेरे हाथ के गर्मा गर्म पराठे, तो बस हम यही काम करेंगे। देखो ना, आजकल खाने का काम तो कितना चल पड़ा है। क्या ये ठीक रहेगा? आप दोनों काम कैसे करोगी? मुझे लगता है श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही है। और रही बात काम करने की, कैसे करेंगे? जब काम करना ही है तो सोचना क्या, जैसे तैसे काम शुरू हो ही जाएगा। भगवान की दुआ से अभी इतने पैसे तो हैं कि एक छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। और हाँ बहू, कल आदित्य की फीस भी जमा कर दो, वरना ये पढ़ाई में पीछे हो जाएगा। 2-3 दिन बैठकर दोनों सास बहू इस बात का हिसाब किताब करती हैं कि वो कैसे काम शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। मम्मी जी, अगर हम ऑनलाइन काम शुरू करेंगे तो उसमें काफी समय लग जाएगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने के बाद तो ऑनलाइन भी काम शुरू किया जा सकता है। तुम तो हिम्मत वाली हो श्रेया, इतने बुरे वक्त में भी तुमने हिम्मत बांधी हुई है। तुम ठीक कह रही हो, हमें बाहर से ही काम शुरू करना होगा। हमें बहुत पैसों की जरूरत है। किसी भी तरह अगले साल तक हम रौनक का इलाज अमेरिका में कराएंगे। फिर वो लोग जगह देखते हैं और एक जगह पर अपना काम शुरू कर लेते हैं। शाही पनीर और गर्मा गर्म पराठे और साथ में पापड़, दही, अचार, सलाद, और वो भी सिर्फ 80 रुपए की थाली। मम्मी जी, एक बात बताओ, आपने 80 रुपए की थाली क्यों रखी? हम लोग 100 रुपए की थाली भी तो रख सकते हैं। आजकल तो 120 रुपए की थाली भी चल गई है। देखो बहू, मैंने आज तक बिजनेस तो किया नहीं है, लेकिन इतनी समझ तो है कि सब लोग सस्ता देखना चाहते हैं, सस्ता पाना चाहते हैं और सस्ता ही लेना चाहते हैं। अगर हम लोग भी भीड़ में शामिल हो जाएंगे तो फिर हमसे कौन खरीदेगा? और अभी हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ मम्मी, आप शायद ठीक कह रही हैं। और जैसा कि योगिता ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोगों ने 80 रुपए प्रति थाली देखकर उनके पास आना पहले जरूरी समझा। एक ताली लगा दीजिए। सर, आप यहीं खाएंगे या लेकर जाएंगे? नहीं, मैं तो यहीं खाऊंगा। तभी दूसरा आदमी भी आता है और वो भी एक प्लेट लगाने के लिए कहता है। योगिता जल्दी जल्दी 2 प्लेट लगा कर देती है। वहीं श्रेया गर्मा गर्म पराठे उतार रही थी। उन दोनों के चेहरों के भावों से पता चल रहा था कि उन्हें खाना अच्छा लग रहा है और वो संतुष्ट हैं।
बिना आनाकानी के वो लोग पैसे देकर चले गए। अगले दिन जब वो वापस आए तो योगिता समझ गई कि उन्हें खाना अच्छा लगा है। अब धीरे धीरे आसपास के ऑफिस के लोग भी वहाँ आने लगे और 2 महीने होते होते सास बहू दोनों का काम अच्छा चल पड़ा। मम्मी जी, मुझे लगता है अब सही वक्त है कि हम लोगों को ऑनलाइन भी काम शुरू कर देना चाहिए। आप कहो तो मैं स्विगी या जोमेटो से बात कर लेती हूँ। हाँ, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही समय है और हमें और भी पैसों की जरूरत है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, रौनक को ठीक करवाना। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देख लीजिएगा अगले साल तक हम रौनक का इलाज जरूर करवाएंगे। फिर कुछ दिन बाद ही श्रेया ऑनलाइन काम शुरू कर देती है। अब तो श्रेया और योगिता का शाही पनीर और गर्मा गर्म पराठे फेमस होने लगे थे। ऑनलाइन ऑर्डर भी बहुत आने लगे थे। 10 महीने बाद, रौनक बेटा, अमेरिका में किसी डॉक्टर से बात करो और अपने सारे रिपोर्ट्स उन्हें भेज दो। लेकिन मम्मी, इसमें बहुत खर्चा आ जाएगा। कितना भी खर्चा आ जाए, कुछ पैसे मेरे पास हैं, कुछ गहने हैं, अरे और जरूरत पड़ी तो कुछ रिश्तेदारों से ले लेंगे। लेकिन बेटा, अगर तुम ठीक नहीं हुए तो सारी जिंदगी ऐसे कैसे निकलेगी? अभी तो तुम जवान हो। हाँ रौनक, तुम्हें पता है आदित्य भी कितना मिस करता है तुम्हारा साथ। उसे फुटबॉल खेलना कितना पसंद है। बस मम्मी जी ठीक कह रही हैं, एक काम करो, तुम अमेरिका में किसी डॉक्टर से बात करो। फिर कुछ लोगों से जानकारी निकालकर रौनक बात करता है और डॉक्टर उसे अमेरिका आने के लिए कहते हैं। योगिता और श्रेया दोनों मिलकर रौनक के पेपर तैयार करवाते हैं और योगिता खुद रौनक के साथ अमेरिका जाती है। जाने से पहले 19-20 का फर्क लोगों को पता नहीं चलता। जैसे मैंने बोला है, बिल्कुल उसी तरीके से शाही पनीर बनाना है। मैं नहीं चाहती कि वहाँ जाने पर लोगों को वो स्वाद न मिले। मम्मी जी, बस आप जल्दी से रौनक जी को ठीक कराकर वापस ले आओ और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और योगिता अपने बेटे को लेकर अमेरिका चली जाती है। 1 महीना इलाज वहाँ पर चलता है और इधर श्रेया बिल्कुल अपनी सास से सीखी हुई रेसिपी जैसा ही शाही पनीर बनाती है। लोगों को ज्यादा पता नहीं चलता, इसलिए काम बहुत अच्छा चल रहा था। 1 महीने बाद योगिता अपने बेटे रौनक के साथ आती है। रौनक अब व्हील चेयर पर नहीं था, वो धीरे धीरे चल कर आ रहा था। श्रेया और आदित्य दोनों भागकर उसके गले लग जाते हैं। पापा, हम लोग फिर से फुटबॉल खेलेंगे, मजा आ गया। अब मैं फिर से अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलूंगा। हाँ बेटा, बिल्कुल, हम लोग अब फिर से फुटबॉल खेलेंगे और तुम्हारी मम्मी और दादी को भी अपने साथ खिलाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ रौनक, तुम्हें इस तरह पैरों पर चलते हुए देखकर। सचमुच मम्मी जी की हिम्मत है, उन्होंने हार नहीं मानी और देखो आखिर वो आपको ठीक कराकर वापस ले आईं। फिर सारा परिवार खुशी खुशी घर आ जाता है। रौनक कुछ दिन आराम करता है, फिर जॉब के लिए अप्लाई करने लगता है और फिर उसे कंपनी में अच्छी खासी पैसों पर जॉब मिल जाती है। वहीं दोनों सास बहू अभी भी गर्मा गर्म पराठे और शाही पनीर बेच रही थी। लोगों के बीच में अब उन दोनों का खाना काफी फेमस हो गया था। 1 साल बीत चुका था तो उन्होंने थाली का रेट भी 100 रुपए कर दिया, जो लोगों को ज्यादा नहीं लगा। और आखिर में उन दोनों की मेहनत रंग लाती है और उनकी जिंदगी वापस से खुशहाल हो जाती है।